हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम अपने मेल लीड गु यंसी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और हमारी फीमेल लीड सीहन से कह रहा था कि आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को 3 साल पूरे हो गए हैं। ये लो डाइवोर्स पेपर, मैंने ऑलरेडी ही इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी जल्दी से इस पर साइन कर लो। जो देखकर सीहन दिल ही दिल में सोच रही थी कि मतलब मेरे मुफ्त खाने पीने और शेल्टर का बंदोबस्त खत्म हो गया है, पर खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। गु यंसी से कहती है कि इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में जो 3 मिलियन की अमाउंट लिखी है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बस ग्रैंड माँ की बरसी तक यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। और ये पेंडेंट जो मेरी दादी माँ ने तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर से जाऊँ तो ये भी तुम मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वैसे भी तब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके मुँह से ये सब कुछ सुनकर गु यंसी सोचने लगा कि ये लड़की जो हमेशा पैसों पर मरती थी, आज इसने इतनी बड़ी 3 मिलियन की अमाउंट कैसे छोड़ दी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब गु यंसी की एक कीमती घड़ी खो गई थी, तो विवी ने कहा था कि तुम्हारे रूम में तो कितने दिनों से कोई भी मेड नहीं आई, बस सीहन ही आई थी। उसकी बातों पर गु यंसी इतना भी यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में जब उसने मेड से भी पूछा तो वो भी यही जवाब देती है कि आपके रूम में तो सिर्फ मैडम सीहन ही आई थी। इसलिए भी गु यंसी को लगता था कि अगर सीहन इतने नीच किस्म के काम कर सकती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। प्रेजेंट में विवी सीहन की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर इस पेंडेंट में इतनी खास बात भी क्या है। गु यंसी तुम्हें 3 मिलियन की अमाउंट दे रहा है ना, इसे रख लो और ज्यादा नखरे मत करो। इवन के उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिराने वाली थी, पर एंड टाइम पर गु यंसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ उसे बचाने के साथ साथ गु यंसी उसे किस कर देता है, जो कि इन दोनों की पहली किस थी, और यहाँ दोनों के पेंडेंट्स भी आपस में टकरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सीहन को होश आया तो वो अपने रूम में थी, पर उसने फील किया कि उसकी बॉडी कुछ बदली बदली लग रही है। वो जल्दी से अपनी बॉडी को हाथ लगाकर चेक करने लगी तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो उसकी बॉडी है ही नहीं। जोरों की चीख मार देती है। दूसरी तरफ गु यंसी का भी यही हाल था। असल में दोनों के सोल्स आपस में एक्सचेंज हो चुके थे और थोड़ी देर तक वो दोनों भी ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि जब विवी अंदर आई तो वो उसे गु यंसी कह रही थी, जबकि असल में तो वो सीहन ही होती है। दूसरी तरफ सीहन की बॉडी में बेचारा गु यंसी इसी की तरफ आ रहा था ताकि ये मसला जल्दी से सॉल्व हो जाए, पर उसे मॉम ने पकड़ लिया था और थप्पड़ मार देती है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। सीहन को ये सब कुछ देखकर उस पर हंसी आ रही थी कि हमेशा ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, आज जरा इसे भी तो पता चले। जबकि इधर गु यंसी बेचारा अपनी मॉम से मॉम कहकर बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इसे खुद से दूर कर दिया। विवी भी खुद को अच्छी दिखाने के लिए जल्दी से आगे आते हुए बोली कि आंटी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर सीहन के पास जाकर कहती है कि मैं और गु यंसी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तुम हमारे बीच में आ गई हो, ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अब इससे पहले कि हम धक्के मारकर बाहर निकाले, तुम खुद ही चली जाओ। ये वो इतना धीरे से कह रही थी कि गु यंसी ना सुन पाए, पर उसे क्या पता था कि उसके सामने गु यंसी ही तो खड़ा है। इवन के जानबूझकर उसके हाथों से खुद को पुश करके नीचे गिरा देती है और फिर कहने लगी कि सीहन मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी, तुम मुझे धक्के क्यों दे रही हो। इधर गु यंसी सोच रहा था कि मैंने तो इसे धक्का दिया ही नहीं, विवी इतनी बुरी कब से बन गई है और झूठ क्यों बोलने लगी। इवन के मॉम ने भी इसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवी को धक्का देने की। गु यंसी तुमने देखा इसकी हरकतों को। विवी भी जल्दी से गु यंसी के पास जाकर उसे कहती है कि प्लीज जल्दी से इसे डाइवोर्स पेपर साइन कराकर इस घर से बाहर निकाल दो। तुमने देखा ना, अब ये हमें नुकसान पहुँचाने पर तुल आई है। गु यंसी जो कि सीहन ही थी कहने लगी कि हाँ मैंने इस लड़की की हरकतें बहुत अच्छे से देख ली है, लेकिन इसे डाइवोर्स पेपर साइन कराने के लिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मॉम आप मुझ पर भरोसा रखे, मैं इसे डाइवोर्स जरूर दूंगा। जिसके बाद मॉम भी इसके बातों पर ट्रस्ट करके वहाँ से चली गई। उन दोनों के चले जाने के बाद यहाँ गु यंसी सीहन से कह रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और आगे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आने वाली है, जल्द से जल्द कोई तरीका निकालो हमारी बॉडीज को एक्सचेंज करने का। जिस पर सीहन कहने लगी कि मैं तो जैसे बहुत खुशी से आपकी बॉडी में रह रही हूँ ना, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ कैसे। साथ ही वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने तो इसकी दादी माँ से वादा किया था कि मैं उनके साथ गाँव जाऊंगी अपनी दादी माँ के कब्र पर। अब उनके आने से पहले पहले ही मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। गु यंसी से कहने लगी कि तुम्हें याद है कल जब तुमने मुझे किस किया तो उसके बाद हम दोनों की बॉडीज चेंज हो गई, तो क्यों ना हम एक दफा दोबारा उस किस को ट्राई कर ले। अगर ऐसी ही बात थी फिर तो ये फौरन से मान गया। सीहन ने पहले इसे किस किया मगर कुछ भी नहीं बदला, जिसके बाद गु यंसी भी उसे पकड़कर अच्छे से किस कर देता है। एंड टाइम पर इन दोनों को दादी माँ ने भी देख लिया, जो देख
देखकर काफी खुश हो गई थी कि मेरे बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इवन के इनके पास आकर कहती है कि ऐसे ही एक दूसरे के साथ ये रिश्ता निभाए रखो और जल्दी से मुझे कोई पोता पोती दे दो। सिहान तुम्हें याद है ना कि हमें कहाँ जाना था, जबकि वो तो गुयनजी होता है। दूसरी तरफ से सिहान कहने लगी कि जी जी दादी माँ, हम दोनों ही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। गुयनजी को तो कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाने की बात हो रही है। इधर दादी माँ बोली कि कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे पार्टी भी आ रही है और मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहकर दादी माँ भी चली गई। इधर गुयनजी सिहान से कहने लगा कि ये दादी के साथ तुम मिलकर क्या खिचड़ी बना रही हो। पहले तो तुमने उनको फोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए, इस बार क्या करना चाहती हो। सिहान भी इस पर गुस्सा हो गई कि मुझे कौन सा शौक था तुमसे शादी करने का। दिल ही दिल में कहने लगी कि अगर मुझे वो डेब्ट पे ना करना होता तो भला मैं तुमसे शादी ही क्यों करती। ये दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेड ने आकर बताया कि मिस सिहान आपको मैडम बुला रही है, जो सुनकर वो भी उनके साथ चली गई। मॉम के सामने पेश हो जाने पर मॉम उसे कह रही थी कि तुम्हें याद है ना मेरा और तुम्हारा क्या एग्रीमेंट हुआ था। बेचारा गुयनजी सोचने लगा कि अब इसने मॉम के साथ क्या एग्रीमेंट किया होगा। तब तक मॉम ने खुद ही बता दिया कि मैंने धोने वाले सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दिए हैं, जाकर जल्दी से उनको वॉश कर लो। तुम्हें पता है ना कि मैं खामखा तो किसी को भी अपने घर में रहने नहीं देती। ये सुनकर वो बोली कि हाँ ठीक है, मैं धो तो दूंगी मॉम, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। इधर मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें इजाजत किसने दी है मुझे मॉम कहने की। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, जो काम करने को कहा है जाकर वो करो। यहाँ गुयनजी को भी रियलाइज हुआ कि बेचारी सिहान को मेरे पीठ पीछे क्या कुछ सहना पड़ता है, मुझे तो इस बारे में पता तक नहीं था। मॉम उसे ब्लैकमेल करते हुए ये भी कह रही थी कि गुयनजी की लाइफ से खुद ही निकल जाओ, वरना तो तुम्हें इस घर से निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। किसी हद तक तो उसने अपनी मॉम का असल चेहरा भी देख ही लिया था। वहाँ से बाहर आकर भी वो मॉम की हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है कि तब तक पीछे से सिहान पहुंच आई। कहने लगी कि मुझे एक बात याद आई, कल मैं स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी ना कि तुमने मुझे बचा लिया। आज भी बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट करते हैं। चलो जरा मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का देती हूँ। स्विमिंग पूल का नाम सुनकर तो गुयनजी को कुछ होने लगा था। साथ ही हमें उसके पास्ट का इंसिडेंट दिखाया गया, जिसके बाद इसे पानी से डर लगता था। लेकिन स्विमिंग पूल में गिराने से पहले ही गुयनजी वहीं पर नीचे बेहोश हो गया, जो देखकर सिहान को भी उसकी काफी फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में गुयनजी उसे कह रहा था कि ये स्विमिंग पूल वाला आइडिया भी बिल्कुल बेकार था, चलो जाकर तुम बात ले लो, तब तक हम कोई और आइडिया सोचते हैं। जिसके लिए सिहान ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी बॉडी में मैं कैसे बात ले सकती हूँ, और खबरदार अगर तुमने भी बात लिया तो। गुयनजी बोला कि मैं तो 2 से 3 दफा बात ले चुका हूँ। ये सुनकर तो सिहान ने उसे गले से पकड़ लिया कि तुम्हें खुद से ख्याल क्यों नहीं आया, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया, जो कि विवी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी कि ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी में फेमस बिजनेसमैन ली मुबई भी आने वाला है, हमें उसका अच्छे से इस्तकबाल करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में हम उसके साथ कई सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें दुगना फायदा होगा। इधर विवी सोच रही थी कि आंटी भी ना कितनी चालाक है, हमेशा अपने ही फायदे का सोचती है। नेक्स्ट सीन बर्थडे पार्टी का दिखाया गया, जहाँ ली मुबई भी पहुंच आया था। विवी ने उसका अच्छे से वेलकम किया और खामखा में उससे चिपकी जा रही थी, जबकि ली मुबई को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो उसे खामखा में चिपकने की कोशिश करती है, इसलिए उसे विवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरी तरफ से गुयनजी और सिहान को आते हुए देखकर विवी से एक्सक्यूज कर लेती है और फिर उसने एक वेटर को इशारा किया, जिसके बाद वेटर सिहान के पास ड्रिंक लेकर आता है। इसमें शायद ही प्लान के अकॉर्डिंग कुछ मिला हुआ था, लेकिन कुछ ज्यादा ध्यान किए बगैर सिहान ने इसे पी लिया। दूसरी तरफ विवी भी फौरन से गुयनजी के पास आकर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ डांस करने को कह रही थी, पर असल में तो वो सिहान ही होती है जिसने फौरन से डांस के लिए मना कर दिया। ये बात विवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उधर गुयनजी को इचिंग स्टार्ट हो गई। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं ये लड़कियां इस तरह के कपड़े कैसे पहन लेती है, मुझे तो इतनी इचिंग हो रही है इसमें। तब तक दादी माँ भी पहुंच आई, जो इन दोनों से कहती है कि मैंने कहा था ना तुम दोनों के लिए मैंने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गुयनजी और सिहान के नाम करने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जल्दी जल्दी से ये दोनों मुझे कोई पोता पोती दे दे। इधर ये दोनों कह रहे थे कि दादी माँ इतनी जल्दी आपको ये बात अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। इस पर दादी माँ गुयनजी को समझाने लगी कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ये स्टेप मदर अपनी भतीजी को तुम्हारे सर पर सवार कर दे। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, ये दोनों हमारी सारी प्रॉपर्टी लूट लेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पोता पोती चाहिए। इधर ली मुबई ने भी जब अचानक से सिहान को देखा तो वो
बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सीहन ही है ना, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या ये इस घर की बहू है, तभी तो मैं इसे नहीं ढूंढ पाया था। इधर सीहन को हद से ज्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई थी। वो कहती है कि मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। विवी फौरन से आगे आते हुए बोली कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ाऊं। अब अचानक से वो इतनी अच्छी कैसे बन गई। उधर सीहन गुयनजी के शरीर में से कहने लगी कि इस बार तुम्हारा क्या प्लान है, आप क्या करना चाहती हो। लेकिन विवी का असल चेहरा अभी तक भी गुयनजी ने नहीं देखा था, तो वो उसे चुप करवा देता है कि क्या हो गया, अगर ये मेरे साथ वॉशरूम चली जाए। फिर इसके बाद विवी उसके साथ चली गई। इधर सीहन को गुस्सा आ रहा था कि अच्छा है किसी मुसीबत में फंस जाए तो खुद ही फिर संभाले, इस विवी पर इसको कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इधर विवी गुयनजी यानी कि सीहन से माफी मांग रही थी कि पहले मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता रहा कि तुम मुझसे गुयनजी को छीन लोगी। जिस पर सीहन बोली कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। आफ्टर दैट वो वॉशरूम चली जाती है और वो मेल वॉशरूम में आई, क्योंकि असल में तो वो गुयनजी ही था। ये बात वो भूल ही जाता है कि फिलहाल तो वो फीमेल लग रहा है, इसलिए उसे फीमेल वॉशरूम में जाना चाहिए। यहाँ लीमू भाई भी पहले से ही वॉशरूम में मौजूद था। उसे देखकर कहने लगा कि सीहन तुम यहाँ मेल वॉशरूम में। असल में उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लड़की होने के बावजूद भी ये खड़े होकर वॉशरूम को कैसे यूज कर रही है। गुयनजी को भी अभी रियलाइज हुआ कि उसने कौन सा ब्लंडर मारा है। कहने लगा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। चाहे वो इसे जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। उसे बाय बाय करते हुए वहाँ से बाहर निकल आया। लीमू भाई ये सोचकर हैरान था कि मुझे देख लेने के बावजूद भी इसका रिएक्शन इतना नॉर्मल क्यों था, क्या इसे मैं याद नहीं, इसने मुझे नहीं पहचाना। फौरन से उसके पीछे बाहर आकर उसे रोक देता है। कहने लगा कि सीहन मैं लीमू भाई, क्या तुम्हें याद नहीं, आज से 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। साथ ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जहाँ लीमू भाई बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन फिलहाल यहाँ सीहन थोड़ी ना थी, ये तो गुयनजी था जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है कि मैं गुयनजी की वाइफ हूँ, मुझसे दूर रहो। और कुछ तो उसकी हालत भी खराब हो गई थी उस इचिंग की वजह से। लीमू भाई ने उसे अपना कोट पहना दिया। तब तक दूसरी तरफ से विवी मीडिया को लेकर पहुंच आई और कहने लगी कि सीहन तुम्हें शर्म नहीं आती, गुयनजी की वाइफ होने के बावजूद भी तुम लीमू भाई के साथ प्राइवेट मीटिंग्स कर रही थी, इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मीडिया के सब रिपोर्टर्स भी लीमू भाई से सवाल कर रहे थे, जबकि वो इन पर गुस्सा करने लगा कि तुम सबको अंदर आने की इजाजत किसने दी, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। गुयनजी यानी कि सीहन भी फौरन से आगे आते हुए बोली कि विवी तुम्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है ना, प्लीज इन लोगों को क्लेरिफाई करो कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जबकि विवी उससे धीरे से कहने लगी कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, जबकि ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। यहाँ गुयनजी ने भी उसका असल चेहरा देख लिया और वो जान जाता है कि सीहन के साथ ये सब लोग क्या कुछ करते रहे। पीछे से गुयनजी के शरीर में सीहन भी पहुंच जाई, जो ये सारा तमाशा देखकर फौरन से गुयनजी के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे विवी ने रोक दिया कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ लीमू भाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हें इस बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम दोनों की डाइवोर्स होने वाली है। तब तक दादी माँ भी पहुंच आई, जो कि काफी गुस्से में होती है और कहने लगी कि सीहन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे बुरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और लीमू भाई का पहले से भी अफेयर चल रहा था, लेकिन गुयनजी से शादी करने के बाद तुम्हें उसे प्रॉपर्ली ब्रेकअप कर देना चाहिए था। यहाँ गुयनजी को भी रियलाइज हुआ कि अच्छा तो सीहन और लीमू भाई एक दूसरे को पहले से जानते थे, तभी तो वो मुझसे कह रहा था कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं। सीहन के शरीर में जब गुयनजी दादी माँ को एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जो आप सोच रही है, तो दादी माँ ने उसे धक्का दे दिया और उधर सीहन इसे पकड़ लेती है। यहाँ अचानक से इन दोनों के ये पेंडेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी के जरिए इन दोनों के सोल दोबारा से अपनी बॉडीज में एक्सचेंज हो गए। अब तो गुयनजी ने भी अपनी स्टेप मॉम और विवी का असल चेहरा देख लिया था। यहाँ सभी लोग सीहन पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, इवन कि अब तो दादी माँ भी उसके अगेंस्ट थी। तो गुयनजी ने सबको खामोश किया और बताया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। दादी माँ को सीहन की बॉडी पर रैशेस दिखाए कि ये वो ड्रिंक करने की वजह से हुए। मॉम तो अभी भी यही कह रही थी कि इस छोटी मोटी एलर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसने किया वो बहुत गलत किया। लेकिन गुयनजी अब किसी की भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि बजाय सीहन को हॉस्पिटल लेकर जाते, आप लोग इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर खुद ही उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगा। इस बात पर विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अचानक से इस सीहन ने गुयनजी को अपनी तरफ कर लिया, इसे तो मैं देख ही लूंगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।